नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, गरीबी, बेरोजगारी और असुरक्षा के नए चक्रव्यूह में घिरा हुआ देश एक बार फिर आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। लोगों में आजादी को लेकर उत्साह है, लेकिन बीजेपी इस आजादी पर अपना ट्रेडमार्क लगाने के लिए बेताब दिख रही है। कल लाल किले से मोदी क्या भाषण देंगे, कौन सी पगड़ी पहनेंगे और चाल, हाव भाव, भाषण, बहुत सारी चीजें, इन सब पर हम कल सुबह चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबह 7:33 पर नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे और उसके बाद उनका भाषण शुरू होगा। तो वो लाइव कवरेज आप देखेंगे डीबी लाइव पर। लेकिन आज मोदी सरकार जिस तरह विभाजन, विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, वो इस बात का सबूत है कि स्वाधीनता दिवस यानी आजादी का जो जश्न है, ऐसे मौके पर मोदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसा करके असल में अपनी कमजोरी को ही दिखा रहे हैं। वैसे मोदी की नाकामी और बीजेपी की कमजोरी दोनों ही लोकसभा चुनावों में सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी दमदारी के साथ बीजेपी को चुनौती देते हुए खड़ी है। अपनी इस बात का खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए आज शाम की, अभी से थोड़ी देर पहले की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, आप पहचान रहे होंगे। शायद आजकल वेशभूषा राहुल गांधी का कुछ और रहता है, तो इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अचानक देखें तो। लेकिन इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और बीजेपी को ऐसी तस्वीरें जो हैं वो काफी चुभती होंगी, क्योंकि राहुल गांधी को राजनीति में नाकारा साबित करने की सारी कोशिशें बीजेपी ने की और हर बार खुद नाकारा साबित हो गई। अब राहुल गांधी केवल सांसद नहीं है, आप जानते हैं, वो एलओपी भी हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और हर जगह मोदी से 2 कदम आगे ही दिखाई देते हैं। आप याद कीजिए कि राहुल वायनाड जाकर आए तो फिर मोदी को भी वायनाड जाकर पीड़ितों से मिलना पड़ा। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में हुए एक और निर्भया कांड पर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, जिससे पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को किस तरह राजनीति से ऊपर रखकर काम करने की जरूरत है। आइए जरा उस ट्वीट को दिखाता हूं। राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट करते हुए और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपी को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं हैं, तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में मिले न्याय और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नज़ीर की तरह प्रस्तुत की जाए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और कोलकाता में जो घटना घटी है उसकी चर्चा आप लोगों ने खूब सुनी है, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी सीएम है वहाँ पे, और बीजेपी वहाँ अपने पैर जमाने की कोशिशें कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं पा रही है बीजेपी, इसीलिए कभी संदेश खाली तो कभी मेडिकल कॉलेज की इस घटना के बहाने बीजेपी ममता को निशाने पर ले रही है और साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी सवाल बीजेपी उठा रही है, क्योंकि बाहर से ही सही लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन इंडिया गठबंधन को है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि हाथरस तो वो चले गए, लेकिन बंगाल कब जाएंगे। अब राहुल गांधी का यह ट्वीट आ गया है, जिससे मोदी के लिए फिर उलझन बढ़ गई है, क्योंकि अब मोदी को पश्चिम बंगाल के साथ साथ मणिपुर पर भी फिर से घेरा जाएगा। खैर, कांग्रेस की जिस मजबूत दावेदारी की चर्चा हम कर रहे हैं, वो बीजेपी की घेराबंदी ऐसे ही बढ़ा रही है। आज दरअसल बिहार से भी बीजेपी और जेडीयू को झटका लगा है, क्योंकि जेडीयू नेता बिहार में रामजतन सिन्हा ने कांग्रेस में वापसी कर ली है।
रामजतन सिन्हा कौन हैं और क्या हैं ये आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आइए उनकी एक बाइट सुन लेते हैं। रामजतन सिन्हा जेडीयू नेता हैं, कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। पटना में क्या कुछ कह रहे हैं जब कांग्रेस में वापसी किया उन्होंने, तो सुनिए जरा। कौन खुश नहीं होगा? आप भी इधर काम में व्यस्त रहते हैं और जब घर जाते होंगे तो खुशी तो मिलती होगी। तो एक सर्विस करने वाला, कोई बाहर रहने वाला जब घर वापस लौटता है तो जो खुशी मिलती है वही खुशी आज हमको भी है। घर को संवारने के लिए अब आप क्या करेंगे? कितना हमारी जो भी क्षमता है पूरी क्षमता से पार्टी संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे। भविष्य में यदि अलायंस होता है तो आप उसके पक्ष में रहेंगे या अपनी भी राय रखेंगे कि नहीं? उसमें जो पार्टी लाइन रहेगा उसके साथ जाएंगे। और बिहार में सर लगातार हम देख रहे हैं कभी पुल गिरता है, कभी हत्याएं हो रही हैं और डेली बेसिस पे हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है इस समय? देखिए, राज्य सरकार के हाथ में बिहार का बागडोर है ही नहीं शासन का, वहाँ चंद अफसरों के हाथ में है और उन्हीं के चलते पुल ध्वस्त हो रहे, सब हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो क्या होना चाहिए? क्या राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए तो उनके लिए उचित होगा, अच्छा रहेगा। तो मौकरी बन गए हैं, बिल्कुल क्या बन चुके हैं सर? मौकरी बन गए हैं और क्या। तो रामजतन सिन्हा ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस की कमान बिहार में संभाल चुके हैं, उसके बाद चले गए जेडीयू में और फिर घर वापसी हो गई। रामजतन सिन्हा दिल्ली में आज इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया फिर से और घर वापसी इन्होंने कर दी। चुनावों के वक्त तो दोस्तों एक दल से दूसरे दल में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन इस समय सत्ताधारी दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना यही बता रहा है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और लोगों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ा है। बिहार में तो अगले साल चुनाव हैं, यानी 2025 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन इस साल जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं यानी महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन चारों राज्यों में बीजेपी के विपक्ष में बैठने के आसार दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। इंडिया गठबंधन की 3 राज्यों में सरकार बनेगी, 3 नहीं बल्कि 4 राज्य कह लीजिए, चारों राज्यों में सरकार बनेगी, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ लाल किले से तीसरे कार्यकाल में झंडा फहराने का श्रेय नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं कल सुबह जब वो भाषण देंगे, लेकिन अपनी कमजोरी छिपा नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष में बैठकर भी दमदार दिख रही है। तो क्या ये देश में बदलते सियासी समीकरण के संकेत हैं? क्या कांग्रेस दमदार वापसी की तैयारी कर रही है? क्या 4 जून के बाद की जो सरकार यहां अब आप देश में देख रहे हैं वो सरकार बहुत लंबा वक्त तक अपने इस शासन प्रशासन को खींच नहीं पाएगी? बहुत कुछ है इस सवाल का जवाब आज तब, जबकि अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर राष्ट्रपति महोदया देश को संबोधित कर रही हैं और इसी बीच यानी देश के नाम संबोधन राष्ट्रपति जी का होता है और इसी बीच आपने देख लिया कि थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी को जितना नाकारा और जितना दूर करने की कोशिश, आप याद कीजिए कि एक इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने दिया था एक चैनल को और उसने पूछा राहुल गांधी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कौन राहुल, लेकिन ये राहुल 2 कदम आगे क्यों चलते हुए अब नरेंद्र मोदी को डराने लगे हैं? आगे आगे राहुल गांधी, पीछे पीछे नरेंद्र मोदी क्यों चल रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की दमदार तैयारी का नमूना है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज इस चर्चा में। और आज 14 अगस्त भारत में ये भी इसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में इन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जो घोषणा की थी, उस पर आज बहुत सारे लोग कांग्रेस पर ही चोट प्रहार करने की कोशिश करते रहे। तो कांग्रेस पर प्रहार क्या बीजेपी के नैया पार करा पाएगा? ये सारे सवाल है। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारत शर्मा जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राकेश पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से लेकर राष्ट्रपति महोदया के भाषण तक और इन सब के बीच सत्ता पर तीसरी बार काबिज नरेंद्र मोदी कल सुबह भाषण की तैयारियां कर रहे होंगे। इस वक्त शुरुआत में कह चुका हूं कि किस कलर की के पगड़ी के साथ वह पहुंचेंगे,
हर बार उनका साफा कुछ और कलर का, कुछ और अंदाज का होता है। वो क्या होगा, सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन उससे ज़्यादा बातें यहाँ जो सुनना अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो ये होगा कि कहते क्या है नरेंद्र मोदी। सीना बहुत ठोका है उन्होंने। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी। प्रधानमंत्री कल क्या कहेंगे उस पर हम कल उनके भाषण के बाद जरूर बात करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से शुरुआत की है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कोई सभ्य समाज इस तरह की विभीषिकाओं को क्यों और किस तरह याद करता है, क्यों याद करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे याद करना चाहिए कि उस वक्त जो गलतियां हुई समाज से, लोगों से, वे दोहराई न जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस मंशा से ऐसे दिवस आयोजित करने का आह्वान कर रहा है, वो हम सब जानते हैं, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन जब वे स्मृति दिवस मना ही रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ चीजें हम भी अपनी स्मृति से निकालकर उनकी स्मृति में ले आए कि इस विभाजन के असली गुनहगारों में उनके वैचारिक पुरखे भी शामिल थे, सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ही शामिल नहीं थे। राजीव जी, विभाजन का द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में प्रतिपादित कर दिया था और उसके बाद वे लगातार दोहराते रहे। 1937 के अहमदाबाद अधिवेशन में, उनका जो हिंदू महासभा का अधिवेशन था, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में दो विरोधी राष्ट्र रहते हैं। 1938 में नागपुर अधिवेशन में यही दोहराया। 15 अगस्त 1943 को वे नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मेरा इस विषय में, यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर, जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों एक ही विचार के। यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर जिन्ना से पहले पहल करने वाले सावरकर थे और आखिर तक वे जिन्ना के साथ खड़े थे। इसके अलावा 9 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो के साथ उनकी एक भेंट होती है, मुलाकात होती है। लॉर्ड लिनलिथगो जो लंदन को रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरी सावरकर से मुलाकात हुई। सावरकर का विचार यह है कि हिंदुइज्म और ब्रिटिश हुकूमत मित्रवत ही हैं, इन्हें मित्रवत रहना चाहिए और दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की दिशा में रखे गए शुरुआती कदम हैं। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था राजीव जी, महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि आदि आदि, तब सावरकर क्या कर रहे थे? द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर लगभग आजादी के समय से पहले दो देश बनने की दिशा में समाज बढ़ चुका था। 1946 में त्रावणकोर के महाराज ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने पाकिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। राजीव जी, विभाजन हुआ नहीं है उससे पहले उसको वहां से सीपी रामास्वामी, त्रावणकोर राज्य के पदाधिकारी थे, उनको जिन्ना तार भेजते हैं, टेलीग्राम की तारीख है 20 जून 1946 और वे तारीफ करते हैं कि त्रावणकोर के महाराज ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। इस पहल का वे स्वागत करते हैं। लेकिन ठीक इसी दिन 20 जून 1946 को एक और तार मिलता है सीपी रामास्वामी को। वो तार है विनायक दामोदर सावरकर का। वे भी त्रावणकोर की रियासत को स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हिमायत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और इसी पूरे दौर में वे हिंदू जो रियासतें थी, जयपुर और ऐसी तमाम सारी रियासतें, उनके राजाओं से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हिंदू राजा हैं, हिंदू राज्य हैं, वे हिंदू राष्ट्र का केंद्र बिंदु है, इसलिए हम सबको मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। वे आजादी की लड़ाई में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं इनमें से किसी से। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तब वे कानपुर अधिवेशन में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि क्या ही सुनहरा मौका मिला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लग गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही 9 अगस्त 1942 की रात को प्रतिबंध लग गया था। वे कहते हैं बहुत अच्छा मौका है हिंदू महासभा को इस वक्त इस जगह को जो कांग्रेस के न होने से खाली हुई है, इसको भरना है और आइए हम सब मिलकर अंग्रेज सरकार का साथ दें।
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए वे सैन्य परिषदें बनाते, जगह जगह देश भर में दौरे करके कहते हैं अंग्रेजी सेना में भर्ती हो हिंदू युवक, आजादी की लड़ाई में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम आनुषंगिक संगठन को सिर्फ इतना सा याद दिलाना है कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं था, विभाजन तक इस महादेश को पहुंचाने में उनका महती योगदान था। अब आते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार की दशा और दिशा क्या है। देश की कई घटनाओं का आपने उल्लेख किया, राहुल गांधी की भूमिका का भी आपने उल्लेख किया। बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे हम और आप जैसे लोगों से, तमाम सारे ऐसे लोगों से, कि बंगाल में कलकत्ता में जो हुआ उस पर मौन क्यों है। हम और आप तो मौन नहीं थे और राहुल गांधी कांग्रेस भी मौन नहीं थे। प्रियंका गांधी पहले भी बयान दे चुके थे, आज राहुल गांधी का विस्तार से बयान आ गया। इस तरह की घटनाओं को दलगत राजनीति, राज्यों में दल की सरकारों से ऊपर उठकर सोचने और प्रतिक्रिया जाहिर करने की जरूरत है। अब अंतिम विषय पर आते हैं कि कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह सकते हैं। वे जो कह सकते हैं उसकी भावभूमि है 240 की संख्या। राजीव जी, अगर 240 उन्होंने महसूस कर लिया है, अगर वे इस संज्ञान में इस बात को ला रहे हैं कि 4 जून का जनादेश उन्हें 303 से 240 पर लाने वाला है, तो ही कल के उनके राष्ट्र के नाम संबोधन में कोई परिवर्तन दिखाई दे सकता है। वरना जिस तरह वे राजनीतिक भाषण देते रहे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी, वही कल दोहराया जाएगा। हम लोग तो सिर्फ कामना कर सकते हैं कि इससे बेहतर वे देश के प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करें, न कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के रूप में। उस पर हम कल फिर विस्तार से बात करेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण पहले लाल किले से हो चुके हैं। उन भाषणों में आप लोग सुन चुके होंगे कि वो किस रूप में उन्होंने वहाँ भाषण दिया है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझते होंगे कि उनका जो भाषण का अंदाज, चाहे वो सदन के अंदर हो या लाल किले की प्राचीर से हो, अंदाज वही रहता है जहाँ वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। खैर, आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बहुत कुछ चल रहा है इन सब के बीच। 15 अगस्त की तैयारियों में जुटा है देश। जश्न की तैयारियां, 78वां स्वतंत्रता दिवस है कल। 77 साल पूरे कर रहा है भारत आज़ादी के। और इन सब के बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष, और जोरदार इस समय जो कुछ हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि खींचतान जबरदस्त है। राहुल गांधी की भूमिका की चर्चा आज होनी चाहिए। कांग्रेस की तैयारी हम लिख भी रहे हैं, दमदार तैयारी। अभी से थोड़ी देर पहले जब वो जो फोटो देखा जिसमें राहुल गांधी द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं, आज शाम मुलाकात उनकी 6:05 पर हुई। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर थोड़ा सा इतना ज़रूर रहा कि कहीं ना कहीं ये चौंकाती तस्वीर इसलिए है क्योंकि उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कौन राहुल। ये तस्वीर उन तक भी पहुंची होगी। जरा यहां से कांग्रेस की तैयारियों पर और आगे की रणनीति, सियासत में जो कुछ होने जा रहा है, उन सब पर थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाइए। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जब स्वतंत्रता दिवस जब आता है, तिरंगा लहराया जाता है, तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, तो वो सब हमारे गौरवपूर्ण अतीत को की याद दिलाता है। और ये तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एक साथ नहीं हो सकते। कंट्राडिक्टरी बात है। ये इस देश का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के हिसाब से हुआ, और आरंभिक योजना तो ऐसी थी जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम देश का बाल्कनीकरण करने नहीं देंगे। ये बाल्कन प्लान है कि हर प्रदेश को जैसे मन आएगा तय करेंगे। दोबारा उनको माउंटबेटन योजना लेकर आनी पड़ी, और उसके बाद जो बना कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन रहे हैं, और इस पर दोनों पक्षों में सहमति थी, और उसके बाद ये भारत पाकिस्तान बना, एक साथ हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि विभाजन और आजादी अलग अलग 2 घटनाएं हैं, नहीं। या तो तुम विभाजन दिवस मना लो, विभाजन स्मृति दिवस मना लो, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना लो, या आजादी मना लो।
जिनको देश की आजादी पसंद नहीं है, जो मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद नहीं हुआ, वो 2014 में हुआ, वही लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आजादी का जो दिवस है वो विभाजन स्मृति दिवस है। 14 अगस्त और 15 अगस्त में फर्क क्या है भाई? एक ही टाइम में तो भारत और पाकिस्तान बना, कायदे से तो हमारी आजादी का दिवस 14 अगस्त होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम देख लीजिए। पहले हम 12 बजे हमारे यहाँ बजता है, आधा घंटा बाद में 12 बजता है पाकिस्तान में। तो हम पहले आजाद हुए, हम 14 अगस्त को आजाद हुए। तो उस हिसाब से हम देखें तो 14 अगस्त विभीषिका स्मृति दिवस कतई नहीं है। यह आजादी का दिवस है। जो देश की आजादी को नहीं मानते, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था, वही लोग विभीषिका स्मृति दिवस मना सकते हैं। तो तिरंगा का उत्सव मनाने का जो परंपरा है वो बीजेपी और आरएसएस छोड़कर देश के सारे लोगों की है। जिन लोगों ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया तिरंगा, वो आज तिरंगा लेकर के अगर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं तो वो विभीषिका स्मृति दिवस की जीत नहीं है, वो देश की आजादी के गौरव का जो अतीत है उसकी जीत है। तो ये एक बात है। और कांग्रेस की जो तैयारी है अमृतकाल में, जो 75 साल हुआ है हमारे देश की आजादी का, वो पूरे देश का जो भाव है उसको एक साथ लेकर के है। और राष्ट्रीय स्तर पर तो नरेंद्र मोदी जी को झंडा फहराना एक उत्सव लगता है, वो एक मौका लगता है प्रधानमंत्री के रूप में। वो चुनाव से पहले ही बोल रहे थे कि हम झंडा फहराएंगे लाल किले में। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये जो आज़ादी के बाद का लंबा सफ़र है, ये सफ़र हमें जिस बात का हम दावा करते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये इस लंबे दौर में भारत ने अपने आप को एक ऐसे देश के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित किया है जो सेकुलर है, जहाँ सभी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित की। और वो पंडित नेहरू से लेकर के आगे तक आज तक बल्कि वो परंपरा जारी है। उसमें बदलाव की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन कोई उस मिश्रित अर्थव्यवस्था को आज भी बदल नहीं पाया, कोई नेहरू मॉडल को आज भी नहीं बदल पाया। उसके बाद जब 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद गोवा भी हमारे देश का हिस्सा बना। कुछ बातें ऐसी हुई कि तिब्बत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चीन का हिस्सा मान लिया गया, जिसकी निर्वासित सरकार हम हिमाचल प्रदेश में बनाए हुए थे, वो ऐसी वैसी आई गई बात हो गई। दलाई लामा को हमने शरण दिया था, चाइना से लड़ करके उसको हमने गंवाया। ये सारी स्थिति हुई। लेकिन एक बात और भी कहना जरूरी है कि जो लोग पाकिस्तान के बनने पर और जो लोग कांग्रेस को दोष देते हैं, तत्कालीन नेतृत्व को दोष देते हैं कि कांग्रेस ने बंटवारा करा दिया, ये सरासर झूठ, गलत और तथ्य विहीन बातें हैं। ये माउंटबेटन के हाथ में था। यहाँ तक कि हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी ब्रिटिश इसमें संसद में पास हुआ था। आप ये समझिए, ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था। और फिर उन्होंने दो हिस्सों में देश को बांटा। ये बात है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, इसने तो पाकिस्तान से युद्ध लड़े, चाइना से युद्ध लड़े और हर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस की उपलब्धि है कांग्रेस शासन की। लेकिन कहीं से भी ये कि कांग्रेस नेतृत्व ने देश के खिलाफ काम किया, ये जो फील कराने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। इतिहास को विकृत करना है, तोड़ना है। और विभीषिका स्मृति दिवस की जितनी निंदा की जाए उतनी गलत है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और हम ये कहेंगे कि आजादी का गौरव कहीं से भी उसके आड़े में आकर के ये अगर विभीषिका दिवस आता है तो इसको खारिज करने की जरूरत है। हम तिरंगा यात्रा को महत्व देते हैं, किसी स्मृति यात्रा विभाजन स्मृति दिवस को महत्व नहीं देते। हम कोई आतंकवादी और ऐसा वैसा संगठन नहीं है जो हम विभाजन का दिवस मनाए। हम देश हैं, हम आजादी का उत्सव मनाने वाला देश है। हम आजादी का उत्सव मनाएंगे। तो जो 15 अगस्त को हुआ, वास्तव में हम 14 अगस्त को आजाद हुए थे, पाकिस्तान से पहले हम आजाद हुए थे।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, खड़े होते हैं। और यहाँ पे एक सुनील शुक्ला जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभाजन अपने आप में ऐसा शब्द है जहाँ एकजुटता की बात नहीं आती है, एक निगेटिव उसमें अप्रोच के साथ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। चाहे विभाजन हो चाहे हत्या हो, हत्या तो और भी ज़्यादा, क्योंकि संविधान हत्या दिवस की भी बात हो गई और इधर विभाजन की भी बात हो रही है। मतलब बात क्या, ऑलरेडी आज मना रहा है देश। तो इन सब में मतलब अभी तक हम लोगों ने, और ऐसी चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सुनील शुक्ला जी शायद डिस्कनेक्ट हैं, कोई बात नहीं, प्रशांत टंडन जी के पास आ जाएंगे। और प्रशांत जी, और इन सब में हम देखते हैं कि ऐसे स्मृतियों में उस समय जिन लोगों ने इस पे अपने आप को आहुति दी, निछावर किया, ऐसे लोगों को लोग याद करते हैं, बस यहाँ तक एक चलता है, और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी बात, जो आप उन स्मृतियों को याद रखें, और इसलिए याद रखें क्योंकि आपको विपक्ष में, और उसमें भी खासकर जो कांग्रेस पार्टी है, उसको कोसने के लिए साफ दिखाई देता है। ये दोनों दिवस, आज जो कुछ हुआ कांग्रेस को कोसने के लिए आपने किया। दिन भर जितने भी बीजेपी के नेताओं ने भाषण दिए, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा एजेंडा यही था कि कांग्रेस को जितना कोसना है कोस लो। दूसरी तरफ आप उधर संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, वो भी कांग्रेस, वो तो साफ साफ इंदिरा गांधी के ऊपर आपने वो कर दिया। तो क्या ये एक रेखा खींचकर ऐसी बातों को, ऐसे दिवस को सामने लाकर आप आगे की एक परिपाटी क्या शुरू करना चाहते हैं? क्या कुछ आप हासिल करना चाहते हैं? राजनीति इस निगेटिविटी के साथ कितने दिनों तक चल सकती है, प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, दरअसल ये मनुस्मृति दिवस है और इनकी सारा जो झगड़ा है वो आज़ादी की लड़ाई के आदर्श और उन आदर्शों के आधार पर बराबरी का हक देने वाला संविधान, झगड़ा वहाँ है। इसीलिए जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी और संविधान पारित हो रहा था संविधान सभा में, तो आरएसएस के लोग मनुस्मृति की दुहाई दे रहे थे। तो ये जो विभीषिका वगैरह का मसला है, डॉक्टर राकेश पाठक और प्रेम कुमार जी तफसील से बता चुके हैं इतिहास के तथ्यों के साथ, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन वो विभीषिका वगैरह वो सारा उसी लिए है कि आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों से दिक्कत है और मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं। बाकी सब जुमलेबाजी है, राजनीति है, स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। इस पे हम क्या चर्चा करें। एक और आज़ादी की लड़ाई चल रही है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो बीजेपी के अंदर चल रही है। और बीजेपी के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है वो ये है कि गुजराती लॉबी से बीजेपी को आज़ाद कराओ। और ये लड़ाई इतने चरम पे पहुंच गई है कि कल राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई जिसमें आरएसएस के दो बड़े प्रमुख बीएल संतोष और दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल हुए। आरएसएस क्या चाहती है और बीजेपी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या चाहते हैं, जो गुजराती लॉबी है बीजेपी की, वो चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव तक नड्डा साहब को कंटिन्यू किया जाए और कोई पेच ढूंढ लाए कि जी चुनाव नहीं हुए संगठन के वगैरह। आरएसएस इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि जब वो चुनाव होगा तो होगा, पहले कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाएगा और उसकी डेडलाइन दे दी है 31 अगस्त, यानी 15 दिन के अंदर। 31 अगस्त जो है वो केरल में इनका सालाना जलसा हो रहा है आरएसएस का, और उसके पहले वो चाहते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो एक आज़ादी की लड़ाई वहाँ भी जारी है
जिसका कि इमीडिएट पॉलिटिकल फॉल आउट है, वो हकीकत में है और बाकी सब स्टंटबाजी है। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन आरएसएस बीजेपी ने नहीं इजाद की है कि वो वापस चले जाएं 1947 के पहले और समय में जाकर इतिहास में घुसकर अपने आप को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करवा दें। ये कुछ लेख लिखकर सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं होगा। दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग के साथ आपकी पश्चिम बंगाल में सरकार थी, हिंदू महासभा की। दुनिया जानती है कि आप अंग्रेज़ों से माफिया मांग रहे थे, चिट्ठियाँ लिख रहे थे। तो दिवस तो वो होना चाहिए कि अंग्रेज़ों से माफ़ी विभीष का दिवस, इसकी भी कोई तारीख तय कर लें कि जब वो माफिया मांगी गई अंग्रेज़ों से। बाकी तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के अंदर अब बगावत शुरू हो रही है। और एक और बगावत है असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। और वहाँ पे भी आप देखिए कि जो अभी कांग्रेस में ज्वाइन किए गए अशोक शर्मा बीजेपी के वहाँ पे पुराने वो है नेता, वो कांग्रेस में आए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हेमंत बिस्वा शर्मा पे कि पार्टी पे कब्जा कर लिया है। इस तरीके के आरोप और भी असम बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों ने और सीनियर नेताओं ने लगाए हैं। तो बीजेपी के अंदर चारों तरफ जो है वो बगावत है। वहाँ एक आज़ादी की लड़ाई चल रही है, इस पे हम लोग ध्यान दें तो बेहतर है। और एक आखिरी बात जो कोलकाता में हुआ, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन देश की चेतना में राजीव जी, हम आरोप किसी पे भी लगा दें जी, वो विभत्स घटना है, लेकिन देश की चेतना तभी जागती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। निर्भया कांड हुआ, बड़ा लोग गुस्से में आए, सड़कों पे आए, बहुत नया कानून बन गया। जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर नया कानून बना, ट्रायल चला, बहुत तेजी से ट्रायल चला, अपराधियों को फांसी भी हो गई। क्या महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण बंद हो गए? नहीं हुए। ऐसी विभत्स घटना हो गई। अब फिर विभत्स घटना होगी, फिर ये देश की जो है चेतना जागी है और उस पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर इस पे गंभीर विमर्श होना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म सलूशन क्या है, स्थायी हल क्या है। पुलिस में क्या कमियां हैं, न्यायिक व्यवस्था में क्या कमियां हैं, समाज में क्या कमियां हैं, समाज भी अपने आप को देखे। और एक छोटी सी बात, जब कोई नई बिल्डिंग हो, चाहे अस्पताल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, जब कोई नई इमारत बनती है राजीव जी, तो हम पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेते हैं, फायर का एनओसी लेते हैं। क्या इस बात का ऑडिट होता है कि महिला सुरक्षा के लिए ये बिल्डिंग कितना सेफ है, या इस बिल्डिंग के कोने कितने सेफ हैं? ये ऑडिट भी जरूरी है। जी बिल्कुल। ये ऑडिट अगर होगा तो इस तरीके के तमाम सारे लॉन्ग टर्म सलूशन देखे जाएं, तब तो इस चेतना का, इस गुस्से का एक कोई सकारात्मक आउटकम होगा। वरना हर बार घटना होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, गुस्सा होगा, आरोप प्रत्यारोप होंगे और फिर घटनाएं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, आज़ादी की बात, और उसमें महिलाओं के लिए कितनी आज़ादी, बात कोलकाता में जो घटना घटी, निर्भया कांड एक दोहराया गया कोलकाता में भी। लेकिन ऐसी घटनाएं न सिर्फ कोलकाता में बल्कि दूसरे राज्यों में भी कई जगह ऐसी घटनाएं होती रही हैं। और ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए सरकारें कितना जागी हैं, ये भी सवाल उठता है। और ऐसी घटना क्या हाथरस में नहीं हुई थी? क्या ऐसी घटना लखनऊ, गोरखपुर और उसके अलावा कठुआ, इन सब जगहों पे नहीं हुई? कहाँ कहाँ, बहुत अगर आप गिनाने लगें, जगहों का नाम लेने लगें तो बहुत ऐसी एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी सामने। लेकिन सवाल इससे इतर कि इस पे राजनीति करते करते आप कहाँ तक पहुँच गए हैं।
ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आते हैं जरा फिर से राजनीति की तरफ बढ़ते हैं और भारत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत जी, जरा आपसे भी समझूं कि एक तरफ राहुल गांधी आज मिलते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 2 महीने में क्या कुछ बदला है भारत जी? क्योंकि 4 जून के बाद से क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है आपको देश में? क्या आपको नजर आता है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं? क्या आपको नजर आता है कि विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है? भारत जी, निश्चित तौर पर विपक्ष पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और हम तमाम चीजों को अगर देखें, जिस तरीके से अभी वक्फ बोर्ड का जो अध्यादेश लेकर आए उसको इनको जेपीसी में, ये पहली घटना है पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कि उनको विड्रॉ करना पड़ा और उसको जेपीसी में भेजना पड़ा। दूसरी एक बड़ी जो उन्होंने जो यूट्यूबर्स और तमाम मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए जो ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आए थे उसको भी इनको वापस लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़ी ऐसी घटना है जिससे यह समझ में आ गया है कि अब मोदी जी मतलब वो एरोगेंस मोदी जी के अंदर नहीं है, उनको भी अपनी ये हैसियत समझ में आ गई है कि अब वो 240 है, अब वो अपनी दम पर स्पष्ट बहुमत में नहीं है। इसीलिए वो पिछले हम देखें जून के बाद से लगातार वो एनडीए की सरकार बोल रहे हैं। जो आदमी पहले खड़ा होकर मोदी की गारंटी बोलता था हर जगह, अब वो एनडीए की बात करने लगा है। तो मुझे लगता है कि चीजें तो यहीं से समझ में आ जाती है कि वो अब उनकी जो एरोगेंस है, जो मतलब चूंकि मोदी जी का जो सबसे ज्यादा जो विरोध है वो उनकी एरोगेंसी को लेकर है, या जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, जिस तरीके के भाषण देते हैं, उसको लेकर सबसे ज्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीजों में हमको अब अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये इसको सच मान लेना भी गलती है, क्योंकि जिन सहयोगी दलों की दम पर वो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा कुछ इन चीजों से लेना देना हो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो नया कानून पास हुआ है जिसमें पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं, उसका विरोध ना टीडीपी ने किया है ना नीतीश कुमार ने किया है। तो इसलिए या अगर वक्फ बोर्ड वाला जब विधेयक आ रहा था उसका भी समर्थन नीतीश कुमार ने किया था। तो मुझे लगता है कि अभी हम ये भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत शुरुआत है ये, कि जो सहयोगी दल है उनकी भूमिका क्या होगी जनहितैषी मुद्दों के ऊपर, या वो अपने ही स्वार्थों में लिप्त होकर इन तमाम सारे मुद्दों का समर्थन करते रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम पिछले इनके कार्यकाल देखें तब भी हम वाईएसआर रेड्डी की बात करें या हम बीजेडी की बात करें, बहुत सारे जन विरोधी कानूनों में उन लोगों ने इनका समर्थन किया है। तो इसलिए ये अभी कह देना कि मोदी, लेकिन ये बात सच है कि आज की तारीख में अगर हम टोटल एक जनरल परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन में राहुल गांधी का पड़ना नरेंद्र मोदी की तुलना में काफी भारी हो गया है। और जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने की जो कोशिश की थी वो इनकी पूरी तरीके से नाकाम हो गई। और इसीलिए आप देखिए कि अब एक नए तरीके का पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। जब आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपको कलकत्ता में बलात्कार पर तो आप बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है तो आप उस पर बात नहीं करते। आप राहुल गांधी से बांग्लादेश को लेकर आप सवाल करते हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री तमाम बड़ी घटनाओं के ऊपर खामोश रहते हैं, उस पर आप कभी सवाल नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स में जो बीजेपी करती रही है या जिसकी वो मास्टरमाइंड है, उसमें अब बीजेपी खुद भी ट्रैप होती चली जा रही है और खुद फंसती चली जा रही है। और ये सब धीरे धीरे चीजें लोगों को समझ में आ रही है। और आप देखें कि जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, या जैसे हम ये मान रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और वो हार सकती है चारों विधानसभा चुनाव, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, 15 अगस्त के आप अगर मोदी जी के तमाम भाषण अगर देखेंगे, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, हर भाषण में कुछ ऐसे दावे करते थे जो दावे आज तक फुलफिल नहीं हुए। वो स्मार्ट सिटी बना रहे होते थे, वो 2022 तक कोई भारतीय ऐसा नहीं छोड़ने वाले थे जिसके छत पर छत ना हो। और आप देखें इस बार के बजट में भी उन्होंने जो मकान है उसका बजट बढ़ाया है। तो 2022 तक ना लोगों को पानी मिला है, ना गंगा साफ हुई है, ना स्मार्ट सिटी बनी है, ना किस लोगों को छत मिली है। तो मोदी जी के तमाम सारे वादे जो वहां पर खड़े होकर सीना ठोकर करते थे और जो अगले भाषण में से जिन मुद्दों को गायब कर दिया करते थे, लेकिन वो सारे मुद्दे पब्लिक की जहन में हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो राजनीति है वो एक बड़े रोचक मोड़ पर चली आई है।
और यहाँ से आगे जिस तरीके से एक्सपोज बीजेपी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले जो समय है वो राजनीति को और एक दिशा देगा। राजीव जी जी, आने वाले समय में राजनीति को एक और नई दिशा देने की कोशिश होगी और राजनेताओं के द्वारा, आप जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता, देश का जो नागरिक है, समाज है, वो क्या कुछ सोचता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कोसते रहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। जब देखिए तब कोई भी कह देता है कि चलो इनको पाकिस्तान भेज दो। तो जब आप विभाजन नहीं चाहते थे तो आज अच्छे से रह तो सकते हैं ना, पड़ोसी के साथ संबंध सुधार तो सकते हैं, कोशिश तो ये कर सकते हैं। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध अच्छा बनाने के लिए क्या किया? एक सवाल पैदा होता है अचानक जहर में, क्योंकि अभी देख रहा था मैं, भारत जी अपनी बात रख रहे थे तो राष्ट्रपति महोदया ने अपना अभिभाषण पूरा कर लिया और उन्होंने जो बोला है उसमें वही कि तो विभाजन की त्रासदी, उसका जिक्र तो हम भी करते हैं कि विभाजन के समय जो त्रासदी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लाखों लोग बेघर हो गए, इधर से उधर, उधर से इधर आए गए, सब कुछ ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, उसको याद करते हैं हम और वो ना हो इसकी सौगंध खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप संबंध क्या कायम कर पाए। आपने हमेशा दूरियां बनाई और दूरियां बनाने के साथ साथ आप विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। ये भी दूरियां ही है, क्योंकि आपका पड़ोसी आज स्वतंत्रता दिवस मनाता है, अपने स्थापना दिवस मनाता है, एक नए राष्ट्र का उदय दिवस मनाता है। एक है, इस पे आप अपना विचार रखिएगा। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण जो है वो राजनीति की है और उसमें नरेंद्र मोदी की राजनीति, चूंकि कल का इंतजार सबको है, हमको, आपको, हम सबको है कि बोलेंगे क्या नरेंद्र मोदी जी, और क्या 303 वाले नरेंद्र मोदी बोलेंगे या 240 वाले नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इनको थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या यहां से देश की राजनीति में एक जबरदस्त चेंज हम देखने वाले आने वाले समय में? धन्यवाद राजीव जी। देश की राजनीति में तो बदलाव की शुरुआत 4 जून से ही हो गई थी और 4 जून को ही प्रधानमंत्री जी 240 वाले प्रधानमंत्री जी हो गए, 303 वाले प्रधानमंत्री जी नहीं रह गए, 340 का सपना नहीं पूरा हुआ, 400 पार का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ, तो 240 के ही है। और राजनीति की शुरुआत, बेहतर राजनीति की शुरुआत लोगों ने अपने आकांक्षाओं की बात 4 जून को बता दिया। अब आप उन जन आकांक्षाओं को आप समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, आपकी मर्जी। आप जीवन के किस पक्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह मानव स्वभाव नहीं है, विभीषिकाओं को व्यक्ति याद नहीं रखना चाहता, वह उन इस दुखद स्मृतियों में नहीं जीना चाहता, उन दुख स्वप्नों में नहीं जीना चाहता, वो उसे बाहर निकलना चाहता है और जल्दी से जल्दी उसको भूलना चाहता है। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाएंगे। 78 साल में उसी विभीषिका को याद करते रहे, ठीक है। अगर आप उस विभीषिका को याद करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी, लेकिन लोग आपसे यह भी पूछेंगे कि उस विभीषिका को रोकने के लिए आपके पूर्वजों ने क्या किया, आपके लोगों ने क्या किया। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हो सकता है कोई जिम्मेदार हो, लेकिन अगर वो कोई जिम्मेदार है इस विभाजन के लिए तो उसको रोकने वाले भी तो दिखाई पड़ने चाहिए। वो लोग कहाँ हैं? और अगर आप उस लिगेसी को ढोने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। इन नारेबाजी से, इस खोखले नारों से कुछ होना हमारा नहीं है। ये आप लोगों को विषयांतर करना चाहते हैं। आपसे कोई यह न पूछे कि पिछले 10 सालों में या उसके पहले आपकी पार्टी के पूरे 20 सालों के सत्ता काल में आपने किया क्या है, देश को आपने दिया क्या है। जिस दौर से आज लोग गुजर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए आपने कोशिश कौन सी की है? बांटने की कोशिश तो आज हो रही है। उस समय 1947 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग उसको धीरे धीरे उससे अलग होना चाहते हैं और एक उसके बाद की कई पीढ़ियां इस समय गुजर चुकी हैं जिन्होंने उस विभीषिका को देखो। ढेर सारे आज तो ऐसे लोग हैं जिसमें अधिकांश विभीषिका को देखा भी नहीं होगा, वो किताबों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो एक अच्छे भारत को देखने के लिए चले आए ना।
हम उस भारत को देख रहे हैं जिनके राष्ट्र नायकों ने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बनाए, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनाई, बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान बनाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को और मानवीय मूल्यों को लोगों के जीवन में उतारा, एक संवैधानिक व्यवस्था दी, उस संवैधानिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जिस किसी ने भी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की उनको कायदे से संबोधित करने का प्रयास किया। हम तो परंपरा से चले आ रहे हैं, और चूंकि आप इन परंपराओं को बढ़ाने में आप सक्षम नहीं है, क्योंकि आप खुद ही हेट्रेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दुर्भावनाओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घृणा की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो आप उन स्मृतियों में जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। हम तो 1975 याद करना चाहते, आप 1927 में हमको ले चले जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना कि 2014 से लेकर के आज 2024 में जब हम आप मिल रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ गया, और हम उसको याद करेंगे, उस व्यक्ति को अनुसरण करेंगे, उस व्यक्ति के पीछे चलना चाहेंगे जो मुझे एक अच्छा भविष्य दिखाने की कोशिश कर रहा हो, यह बताने का कोशिश कर रहा हो कि हमारे जीवन में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। वह व्यक्ति हमको पसंद आएगा जो ये बताएगा कि मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसके अंदर प्रतिबद्धता कितनी है। अगर आप ये बताने में अक्षम हैं और आप केवल अतीत पे जीना चाहते हैं तो आप जिंदा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप अतीत पे जीना चाहते हैं या वर्तमान में जीना चाहते हैं, भविष्य के सपनों के साथ जीना चाहते हैं। कांग्रेस ने उस बात को दिखाया है। कांग्रेस अतीत में अब उसकी जो गलतियां उसको स्वीकार किया है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 1975 में हमसे गलती हुई, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। कई मौकों पर उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि गलती हुई, जिसके लिए वो जिम्मेदार थे। 1947 के विभाजन के लिए तत्कालिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी, वह स्थितियां नहीं थी जिसके लिए किसी एक व्यक्ति, एक दल, कुछ लोगों, कुछ दलों, कुछ समूह का आप जिम्मेदार ठहरा। ठीक है, एक वह स्थितियां बनी, देश का विभाजन हो गया। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया और आज एक हम नए देश हैं, तो उस देश में इस देश का नागरिक, प्रत्येक नागरिक भारतीय है या हिंदू मुसलमान है, बौद्ध, ईसाई, जैन है या भारतीय है, और आप बनाना क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बंटवाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा अपना मानना यह है कि आज की सिविल सोसाइटी, आज का इस देश का नागरिक उसको स्वीकार नहीं करेगा। और स्वीकार न करने की इस प्रक्रिया की शुरुआत उसने 4 जून 2024 को बता दिया कि हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ से बदलाव शुरू हो गया। और यह बदलाव ये बताता है कि जो लोगों के बीच में, समूहों के बीच में, समुदायों के बीच में विभाजन रेखा खींचना चाहते हैं, उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया लोगों को। आज आकर्षण उनके साथ है जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, समावेशी समाज बनाना चाहते हैं, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक समर्पित प्रतिबद्धता है, जो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरह का भविष्य देखना चाहते हैं, किस तरह के युवाओं को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, और एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र कैसे बनाना चाहते हैं। कम से कम विभाजन की विभीषिका बनाने से वह दिन तो नहीं आते। आपके ऊपर निर्भर है कि आप अतीत में जीना चाहते हैं या भविष्य के सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से समाज उसके साथ साथ जाएगा, उसका अनुसरण करेगा, उनका अनुगामी होगा जो भविष्य के सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप भविष्य के सपनों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हमेशा अतीत में जीते रहेंगे, तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आपके साथ नहीं रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो आज कांग्रेस की कोशिश है लोगों को उसके भविष्य को दिखाने की बात है, उनके अंतर्निहित ताकत को दिखाने की बात है, उसमें जो लोगों के अंदर अपना एक योग्यता है, कौशल है, उसको विकसित करने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। क्यों उसको स्वीकार करेंगे? और लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्या जिन लोगों ने, जो लोग विभाजन की बात करते हैं, जो लोग बंटवारे की बात करते हैं, उसको लोग कैसे स्वीकार करेंगे? और अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं, आज भी समाज को एक साथ बांधे रखने की, आपसे तो बहुत बेहतर है ये जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब, वो कहते हैं भाई हमारे देश का एक नागरिक बांग्लादेशी है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। वह व्यक्ति अपने देश में इस
तनावपूर्ण स्थितियों में ढाकेश्वरी मंदिर में चले जाते हैं, वहां के हिंदुओं से बात करते हैं, उनको सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, और जो कट्टरपंथी हिंसा में लगे हुए हैं उनसे कहते हैं कि अगर आप हिंसा बंद नहीं करेंगे तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। अगर हमारा नेतृत्व चाहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। उन लोगों का आह्वान करते हैं कि जो लोग इस तरह की हिंसा में हैं उनको रोका जाना चाहिए। आप तो आज तक किसी मस्जिद में नहीं गए, आप तो मस्जिद जाने वालों से संपर्क करना भी नहीं चाहते हैं। अगर उनके मन में किसी तरह का द्वेष है, किसी तरह की नाराजगी है, किसी तरह की बेचैनी है, किसी तरह का सुरक्षा का भाव है, आप उसको भी दूर नहीं करना चाहते जी। कैसे बनेगी बात? और निश्चित रूप से अगर आप लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाएंगे, अगर आप लोगों को जी सुनील जी, अगर आप लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाएंगे, लोगों को आप बेहतर सपना नहीं दे पाएंगे, तो लोग आपके साथ नहीं लगने वाले हैं। कांग्रेस की तैयारियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस देश की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको लेकर के अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, लोगों को वह समझाने में लगभग कामयाब है कि आज के जो इंतजामिया में लोग हैं वह देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पवान नहीं है। उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ, उच्च राजनीतिक स्वार्थों के तहत उस राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता में यह बात जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि विपक्ष के नेता के साथ लोगों के मिलने की प्रक्रिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विपक्ष के नेता के साथ संवाद कायम करने की कोशिश और अपनी बात कहने की कोशिश। जो जनता से जुड़ना चाहेगा, जो लोग उसी से जुड़ेंगे। और कांग्रेस ने जितने से मुद्दे उठाए हैं, निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती है, और इन्हीं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह की बात करते हैं। कौन याद करता था जी? आप अपने पक्ष, अपने अतीत, उस अतीत को आप जीना चाहते हैं जो आपके लिए दुखांत रहा, आपके लिए पीड़ादायक रहा? कोई नहीं जीना चाहता। हमारे जो पूर्वज हैं हमको भी यही सिखाते रहे कि बीतीता विसार दे आगे की सुध ले, ये तो लोग पढ़े हैं। हमको तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अतीत में जिंदा रहिए, उन चीजों को जिंदा रखिए। हम लोग तो मानते रहे हैं कि भूल जाओ, माफ करो, जीवन का सबसे सुखद पक्ष है, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्र नायकों ने, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने हमको ये नहीं सिखाया क्या बदले की भावना में जिंदा रहिए। आप अपने आप खत्म कर देंगे। नकारात्मकता के साथ जीवन का कोई मतलब है क्या? आप रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपकी आत्मा मर जाएगी, आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, विवेक खत्म हो जाएगा अगर आप नकारात्मकता के वातावरण में जीते हैं। इसीलिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ही बताया कि कभी भी आप भूल जाओ और माफ करो का जीवन जीना होता है, और जो अतीत है उसको भूलने की बात होती है। अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं, अगर आप इसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपको सुविधा होगी और आप कम से कम एक बेहतर भविष्य का सपना लोगों को नहीं दिखा सकते। सरकार में रह करके आप लोगों के मन में आपको सुरक्षा का भाव देना पड़ेगा। आप अतीत में जाकर के लोगों को असुरक्षा का एहसास नहीं करा सकते। हमको आपको बताना पड़ेगा कि जो कुछ भी अतीत में हुआ सो हुआ, वो हमारे बस में नहीं, लेकिन उससे हम काफी आगे निकल चुके हैं। आज हम एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हम निरंतर बढ़ने वाली ताकत है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से हम एक आगे बढ़ने वाला देश रहेंगे। और यह तभी हो पाएगा जब आप अतीत में जीना बंद कर देंगे, वर्तमान में जिंदा रहेंगे, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करेंगे और इन चुनौतियों के समाधान के लिए लोगों के सामने जाएंगे, जन सहयोग हासिल करेंगे। अतीत में रह करके आप जन सहयोग नहीं हासिल करना चाहते। क्यों? कि लोग दूसरों में नहीं जीना चाहते। जी बिल्कुल बिल्कुल। अतीत से लेकर भविष्य तक की चिंता और इन सब बातों से अगर आप देखें तो शुरुआत से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी ने जो ऐतिहासिक पहलू को, ऐतिहासिक तथ्यों को रखा, उनके बाद फिर प्रेम कुमार जी ने भी अपनी बात रखी थी, और कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है। और अभी सुनील शुक्ला जी भी अपनी बात रख रहे थे। ये साफ समझ में आता है कि आप अतीत की कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों को आप
जो सामने लाने की जगह उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना इतिहास लिखने और अपने ढंग से बात आगे बढ़ाने फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी है और बहुत मजबूती के साथ, और देश की जनता, हम आप जैसे लोग अगर बात समझते हैं तो बाकी लोग भी समझते हैं, ये तय मानिए, और समझ रहे हैं। इसीलिए तो 240 पे आ गए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी। जरा एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं और फिर और भी बातें करेंगे। प्रेम कुमार जी हैं? नहीं हैं शायद। चलिए, प्रेम कुमार जी नहीं है, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा अब आज और कल क्या कुछ होने जा रहा है इसकी बात हम जरूर करें, यानी भविष्य की बात, भविष्य की राजनीति, और इन सब के बीच राहुल गांधी की राजनीति, विपक्ष की राजनीति और सत्ता पक्ष की राजनीति कैसे देखते हैं आज की तारीख में? कल प्रधानमंत्री भाषण से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों से बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आने वाले दिन मोदी जी कैसी राजनीति करने वाले हैं। अभी आपने महामहिम राष्ट्रपति का जिक्र किया, उनके अभिभाषण का, उसमें भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उल्लेख हो गया है। इससे पहले हम देख चुके हैं सदन में लोकसभा अध्यक्ष कुछ प्रस्ताव रखते हैं आपातकाल के खिलाफ निंदा का 50 साल बाद। राष्ट्रपति महोदय के जरिए, महोदया के जरिए आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उल्लेख करवाते हैं। स्वाभाविक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण गृह मंत्रालय तैयार करता है। राष्ट्रपति आमतौर पर उसमें कोई फेरबदल नहीं करते, यानी सरकार जो चाहती है वो राष्ट्रपति सदन में भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। इस तरह के औपचारिक संबोधन होता है। लेकिन इससे इन दोनों पदों का जो राजनीतिकरण हुआ है वो सामने दिखाई दे रहा है। ये राष्ट्रपति की चिंता का विषय नहीं था कि आजादी के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर वे अपने भाषण में विभाजन का जिक्र करें। इससे पहले इतने 77 सालों में किसी राष्ट्रपति ने इस तरह का भाषण नहीं दिया। दूसरी बात जो प्रशांत जी ने कही है वो ज्यादा गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, आजादी की लड़ाई चल रही है, मोदी शाह की तानाशाही या एक तंत्रात्मक संगठन चलाने की जो उनके तौर तरीके हैं, चलाने के उनके जो तौर तरीके हैं, उसके खिलाफ जो बेचैनी है, वो कसमसाहट जो है, वो कब सामने आएगी ये देखना आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा। अब ऐसा लगता नहीं कि बहुत दिनों तक पार्टी के भीतर का जो आंतरिक असंतोष है उस पर कोई ढक्कन लगाकर अब मोदी शाह रख पाएंगे। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो असंतोष बनकर किसी दिन उभरेगा। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, अपने ही भाजपा के एक नेता को जेल भिजवाते हैं सिर्फ इस गुनाह में कुछ न कुछ सवाल पूछ लिया। वो नेता है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर का चहेता। तो ऐसी अनेक चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं जो कुल मिलाकर जब एकीकृत होंगी, जब इकट्ठा होंगी, तो वो एक गुबार बनकर निकल सकती है। नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती यही है कि अब पार्टी के भीतर जो असंतोष पनप रहा है उसे कैसे शांत करें, क्योंकि जो बाहरी चुनौतियां हैं वो भी कुछ कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह ताल ठोके हुए हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन वे एक नया मुद्दा लेकर आते हैं, और आज बड़ी दिलचस्प बात हुई है, हम लोग उसका इस चर्चा में उल्लेख करना भूल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान या तो भारत में विलय हो जाएगा पाकिस्तान का, या वो नक्शे से मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पड़ोसी देश जो भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन है, सर राजीव जी, सबसे प्रिय मित्र राष्ट्रों में से है पाकिस्तान। पाकिस्तान औपचारिक रूप से भारत के शत्रु राष्ट्रों की सूची में नहीं है। उसका अस्तित्व मिटाने की बात देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है, या उसके भारत विलय की बात कर रहा है, तो मैं तो बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, फिर देर किस बात की है? बनारस के पंडों से पंचांग दिखवाकर कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। योगी जी जाएं, मोदी जी जाएं, और सबसे आगे वो पलटन जाए जो 3 दिन में सेना से ज्यादा बड़ी पलटन तैयार करने का दावा करती है। वो संगठन सबसे आगे चले, पाकिस्तान का विलय करवा लें, बांग्लादेश का विलय करवा लें, और अखंड भारत के नक्शे में तो अफगानिस्तान भी है।
अभी कल ही अफगानिस्तान की सेना ने बड़ी जबरदस्त परेड की है, उसका बहुत चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसे भी शामिल कर लें, तभी अखंड भारत बनेगा। तो ऐसे जब बयान ये लोग देते हैं तो समझ में आता है असल में हमारी आजादी की लड़ाई में इनकी जो कोई भूमिका नहीं थी, इनके पुरखों का स्वतंत्रता संग्राम में कंकड़ फेंकने का भी योगदान नहीं है, नाखून कटवाने का भी योगदान नहीं है। उस कुंठा से उबरने के लिए, उस अपराध बोध से निजात पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि पाकिस्तान का विलय करवा ले। तो करवा लीजिए भाई, रोका किसने है? कोई रोके तो हमें बताइए जरूर, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर आने वाले दिनों में राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है और उसकी एक झलक कल लाल किले की प्राचीर से भी देखने को मिल सकती है। राजीव जी से बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की विलय तो कर लीजिए, लेकिन मुसलमानों का क्या करेंगे? राजनीति तो वही होती है। अपने यहाँ की जनसंख्या बढ़ा ले, बर्दाश्त नहीं, जितने अभी हैं उन्हें आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उससे 3 गुनी संख्या को और ले आएंगे तब क्या होगा? तब तो हिंदुत्व इतने ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। अभी हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है 15 लोगों से, 85 वर्सेस 15, फिर वे जो और आ जाएंगे तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी उसका आंकड़ा देख ले, फिर विलय कराएं। जी जी बिल्कुल, वही ये इसीलिए सवाल अचानक जहन में आया कि फिर करेंगे क्या ये। योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए। खैर प्रशांत टंडन जी, बहुत इंटरेस्टिंग पहलू पे बातों पे चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का जिक्र आज भाषणों में हम लोगों ने सुना। लेकिन दूसरी तरफ जरा कांग्रेस की हम चर्चा करें, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसलिए भी यहाँ राहुल गांधी की भूमिका क्या कुछ आप देखते हैं? इस देश के, राष्ट्र के आगे की जो रणनीति गतिविधि, इस पर राहुल गांधी की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए भी आपसे समझना जरूरी है कि क्या कुछ दिखाई देता है अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल की राजनीति को अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो। देखिए राजीव जी, ये जो इस तरीके के भाषण जिनकी चर्चा अभी डॉक्टर राकेश कर रहे थे कि नक्शे से मिटा देंगे और विलय करा देंगे, इस तरीके के भाषणों का स्कोप मतलब हम लोग थोड़ा छोड़ दें, कॉमेडी वगैरह बनाने वालों के लिए भी कोई स्पेस छोड़ दें उनके लिए भी, क्योंकि हर चीज़ अगर हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे जो कॉमेडी सर्कस बनाते हैं। तो ये बड़ा एक जो है वो सवाल है, उस पर ज़्यादा चर्चा के पक्ष में मैं नहीं हूँ। हाँ देखिए, राष्ट्र निर्माण जो है, और जब कल हम 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी की, तो राष्ट्र निर्माण में एक बोर्ड लगा हुआ है, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस है वो। उसका ये कोई टाइमलाइन नहीं है कि 2014 तक हो गया था, 2047 में हो गया था, 2024 में हो गया है। वो अनवरत काम है, नए नए चुनौतियां हैं, नया समाज है, नए आर्थिक सवाल खड़े होते हैं, नए सामाजिक सवाल खड़े होते हैं और उनके नए सलूशंस निकाले जाते हैं। तो इसमें कोई एक नेता, कोई एक दल, किसी एक समाज का काम नहीं है, किसी एक इंस्टीट्यूशन काम नहीं है, सबका काम है और ये वर्क इन प्रोग्रेस है जी। एक बात। दूसरा कि जो राजनीतिक माहौल है, देखिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना, विभीषिका वगैरह, वैसे ही कह रहा हूँ जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें पॉजिटिव एजेंडा आना चाहिए कि बचे हुए काम क्या है, जो हो गए या नहीं हुए, बचे हुए काम क्या है जो करने हैं, इन पे ध्यान होना चाहिए। ये तब होगा जब नकारात्मकता को हम पीछे छोड़ेंगे। इतनी नकारात्मकता, विभीषिका और हत्या और वगैरह, इससे देश, राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, यूथ की एनर्जी है, तमाम तरीके के टैलेंट है देश में, तमाम तरीके के रिसोर्सेज हैं, हर प्रकार की जलवायु है आपके पास,
हर प्रकार की, कौन सा देश है जहां पे 3 फसलें होती हैं? जी। आपके पास ग्लेशियर भी है, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, जंगल भी है। ऐसा कौन सा देश है? बड़े कम देश होंगे दुनिया में जहां ये सब कुछ हो। तो आप उस संपदा को लेकर आप आगे बढ़ने का एक गंभीर विमर्श पैदा करें समाज में। ये दुश्मन, वो देशद्रोही, वो अपराधी, ये गद्दार, इससे देश और समाज आगे नहीं बढ़ता है। ये कोई देश चलाना कोई गली मोहल्लों की लड़ाई नहीं है जिस तरीके से काम हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, ये जो प्रधानमंत्री पद की शपथ का मामला है, ये कोई क्रिकेट का स्कोरबोर्ड नहीं है कि किसी ने 3 बार ले ली, किसी ने 4 बार ले ली, किसी ने 5 बार ले ली। जी। उसका संदेश ये है कि आप क्या स्टेट्समैन हैं। नेहरू ने अगर एक ही बार शपथ ली होती राजीव जी, तो तब भी महान थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही बार शपथ ली, तब भी वो महान है। जी। क्योंकि उनके अंदर स्टेट्समैनशिप थी। तो जब हम 14 अगस्त या 15 अगस्त की संध्या में बात कर रहे हैं, तो बड़े पॉजिटिव एजेंडा के साथ बात करनी चाहिए। कुछ भी आप शुभ काम करते हैं, कोई भवन निर्माण करते हैं, अपना मकान बनाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या तमाम नकारात्मक के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये बिल्डिंग तो गिर गई थी, इसकी छत गिर गई थी, इसका यहाँ तो पानी भर गया था, यहाँ तो आग लग गई थी। ये हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि ये नया जो हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आगे क्या करना है। देश को इस वक्त जरूरत तमाम मतभेद भुलाकर एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ आगे बढ़ने की। संविधान की सबसे बड़ी आस्क क्या है, सबसे बड़ी दरकार क्या है संविधान की? बराबरी, गरिमा। एक संविधान के प्रस्तावना की एक लाइन जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है कि व्यक्ति की गरिमा ये राज्य की जिम्मेदारी है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्या हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर कर पा रहे हैं? क्या हमने वो हासिल कर लिए हैं? सामाजिक पैमाने, सुरक्षा के पैमाने। कलकत्ता के डॉक्टर के साथ जो हुआ आप देख रहे हैं, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ देख रहे हैं, उन्नाव में जो हुआ हम देख रहे हैं, हाथरस में जो हुआ हम देख रहे हैं, कठुआ में जो हुआ हमने देखा। तो क्या व्यक्ति की गरिमा जो संविधान कहता है उसको सुनिश्चित कर पा रहे हैं? ये सवाल है। इन सवालों के साथ आगे सामाजिक बराबरी कैसे प्राप्त की जाए, अमीरी गरीबी का जो फासला उसको कैसे कम किया जाए। अभी तो पूरा देश लगा हुआ है सेबी और अडानी को बचाने में। सत्ता और सरकार और सत्ताधारी दल, तो देश का एजेंडा अडानी और माधवी बुरी पुछ को बचाने में नहीं है। देश का एजेंडा भविष्य की योजनाएं बनाने में है। वो काम कम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की प्रगति, राष्ट्र निर्माण इस वर्क इन प्रोग्रेस, ये कार्य प्रगति पर है और ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होना चाहिए, सकारात्मक विचार के साथ। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सकारात्मक विचार के साथ देश का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए पहल हो और उसके साथ साथ काम भी हो। और पिछले 10-11 वर्षों में आप देख लीजिए कि कितनी नई नई चीज़ों की बुनियाद रखी गई। आप खुद सोच लीजिए, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमने देखा कि कोरोना जैसी विभीषिका और उससे पूरी दुनिया जूझ रही थी। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि अस्पताल की कमी थी, अस्पताल में बेड्स की कमी, एम्बुलेंसेस की कमी। उसके बाद कितने अस्पताल बन गए हमारे देश में ही, सोच लीजिए ज़रा।
खैर, लेकिन इन सब से इतर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देश की राजनीति की दिशा क्या है? क्या देश की राजनीति सही दिशा में है? क्योंकि राजनीति की दिशा अगर सही है तो देश प्रगति करता है, तरक्की करता है। भारत शर्मा जी, जरा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि राजनीति की दिशा और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की भी होती है? विपक्ष की भूमिका को कैसे आप देखते हैं? सत्ता पक्ष को कहां आप देखते हैं? ये दोनों पक्षों का जो भूमिका है उसके तह में जाइए तो क्या कुछ दिखाई देता है और इससे कल के भविष्य की हम बात कर सकते हैं? देखिए राजीव जी, विपक्ष की भूमिका तो अब इस समय मतलब जो तमाम 10 साल में ये कहा जा रहा था कि विपक्ष ताकतवर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस समय जो भूमिका लिए है और जिस तरीके से संयुक्त रूप से इंडिया अलायंस लड़ रहा है अलग अलग मुद्दों के ऊपर, वहां पर हमको दिखाई दे जाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हरकिशन सिंह सुरजीत जोड़ की राजनीति बहुत करते थे। जोड़ तोड़ से मेरा मतलब है कि दलों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम। काशीराम पंजाब के नेता थे। एक बार सुरजीत ने उनसे कहा कि भाई तू भी गरीबों की लड़ाई लड़ता है, मैं भी गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, अपन दोनों मिलकर साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो काशीराम का यह कहना था कि मैं मूर्ख हूं, मेरी सारी भेड़ें तुम्हारे साथ भाग जाएंगी। कुल मिला के इस देश में जो डरे हुए हिंदू हैं, ये उन भेड़ों को इकट्ठा रखने की सारी कोशिश है। चाहे आप विवेक दिवस मना लीजिए, चाहे आप इमरजेंसी का काला दिवस मना लीजिए, आप चाहे उसके बाद आप पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय कर लीजिए, ये सब उन हिंदुओं को एकजुट रखने की कोशिश है जो डरे हुए हैं। और ये पिछले 70-74 साल से डरे हुए हैं। ये जिस दिन उनको ये लगता है कि जिस दिन इन हिंदुओं के दिमाग में असल मुद्दे आ जाएंगे, उस दिन ये सारी भेड़ें भाग जाएंगी। तो ये कुल मिला के आप पूरे बीजेपी के नेताओं की आप कोशिशें अगर देखें, या पिछले 10 साल में तमाम जो अध्यादेश ये लेकर आए, या जिस तरीके से इन्होंने सीधे सीए के नाम पर या एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करके और इस देश के इन डरे हुए लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि इस देश में उनके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं और आप अगर इनको ठीक कर देंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये असल में भेड़ों को एक बाड़े में बंद रखने की कोशिशें हैं। तो कुल मेरा जो देखिए, बीजेपी राजनीति आगे भी यही करेगी। और आप देखें कि 2000 जो अभी जो इलेक्शन हुआ है जून का, जब ये 240 पे पहुंच गए हैं, तो उनकी ये कोशिशें और तेज हुई हैं। ये कोशिशें इसलिए तेज हो रही हैं जिससे जो भेड़ें भाग गई हैं वो भेड़ें वापस लौट के आ जाए। तो ये पूरा जो खेल है, ये भेड़ों को एक बाड़े में बंद रखने की कोशिशें हैं। सत्ता पक्ष वही करेगा, विपक्ष कोशिश करेगा कि ये भेड़ें भाग जाएं, उनको मुद्दे समझ में आए। मुझे लगता है आगे की राजनीति यही होने वाली राजनीति। जी बिल्कुल, आगे की राजनीति क्या होगी और कल नरेंद्र मोदी क्या भाषण देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल का भाषण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा। कई बार बोल चुके हैं हम लोग इसी मंच पे कि 303 वाले नरेंद्र मोदी ये नहीं हैं, 240 वाले हैं। क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी यहाँ अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे? कॉन्फिडेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर एक रूट मैप हो, एक आगे की प्लानिंग हो, देश को आगे बढ़ाने की बात हो, तो फिर बात बनती है, वरना आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो कल का इंतजार सबको रहेगा। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं भारत शर्मा जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, और साथ में जुड़े थे हमारे 2 और साथी सुनील शुक्ला जी और प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, लिख रहे हैं बाबूलाल शर्मा। फिर शिवानी सचदेवे भी हमारे साथ में, राजेंद्र बंसोड़े साहब हैं साथ में, विजय पगाड़े भी हमारे साथ बने हुए हैं, और वंशीलाल धौलपुरिया जी हमारे साथ, सुशील रॉय हमारे साथ बने हुए हैं, और शिवानी सचदेवे, और ऐसे तमाम साथियों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। और कल 15 अगस्त है, सुबह नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक बाद ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हम आएंगे। जब भी भाषण उनका शायद 7:33, 7:30 बजे से कह लें कि भाषण की शुरुआत होगी। उसके बाद भाषण, और भाषण के बाद हम लोगों का उस पर और स्पेशल कमेंट देखना मत भूलिए। और उसके बाद दिन में 11 बजे एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर हम आएंगे, वो भी आप देखिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जश्न का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ डीबी लाइव के साथ। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।